बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और पब्लिक मुझे कहती है सुहासिल। होपफुली कि आपका कल का दिन बेहतरीन गुजरा होगा। इट्स अ ब्रांड न्यू डे और फिर वीकेंड एक बार फिर से जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आजकल दिन बहुत छोटे हैं, रातें बहुत लंबी है। उम्मीद है कि आपकी नींदें पूरी हो रही होंगी, लेकिन दिन में सारे काम कर लो फिर भी सारे काम रह जाते हैं क्योंकि दिन सर्दियों के बहुत छोटे हैं। दिन कल का कैसा गुजरा हरमीत सिंह का, वो जानने के लिए लाहौर स्टूडियो से हम चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा आपने बात दुरुस्त की कि कहीं ना कहीं दिन बहुत छोटे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही महीना रह गया है क्योंकि जनवरी के बाद आपको पता है कि फिर दिन लंबे और रातें छोटी। लेकिन मेरे ख्याल में रातें लंबी होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि सर्दियां हैं, नींद थोड़ी सी ज़्यादा आती है और कहीं ना कहीं सर्दियों में उठने का भी दिल नहीं करता। लेकिन आपको पता है कि शो के बाद फिर बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों की तरफ निकल जाते हैं। दिन तो उसी तरह मसरूफियत में गुजर जाता है। लेकिन आजकल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की हैपनिंग की अगर बात करें तो हर तरफ शोर है, एक ही शोर, इलेक्शन का शोर। वो अगर हम सिचुएशंस की बात करें तो आपको पता है एक बड़ी तादाद में जो है वो खतीर रकम चाहिए होती है इंतखाबात के लिए, जिसके लिए पहले क्लेम किया जा रहा था कि इंतखाबात काफ़ी लेट हो गए हैं। 17 अरब रुपए के फंड्स जो है वो जारी किए जाएंगे इंतखाबात के लिए। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से क्लियर कर चुकी है। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स बिल्कुल हमारे पास है और फौज को भी तलब किया गया है, तैयारियां पूरी हैं। लेकिन अब अगर तैयारी करनी है तो हरमीत मेरे ख्याल से हमने अलाइन करना है आम आवाम को कि इंतखाबात में आपने किसको मुंतखब करना है। ये एक ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसमें मेरे ख्याल से आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू को कीप इन माइंड रखना पड़ेगा। जो भी आप सोशल मीडिया निकाल के देख ले हरमीत, एक से बढ़कर एक यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है कि भाई माहौल ये है, इसने ये किया, उसका माजी ये रहा, इसका आने वाला मुस्तकबिल ऐसा होगा। इन सब चीज़ों को देखकर थॉरली फैसला आपने करना है। और अगर हम वोट की बात करें तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम का आगाज इस नोट पर कर लेना चाहिए कि वोट आपका हक है और इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। ना सिर्फ इसलिए कि आप किसी के वोटर और सपोर्टर हैं तो आप वोट दे दें, नहीं भाई, ये आपका हुक्मरान है जिसको आपने मुंतखब करना है, फिर वो रियाया को डिपेक्ट करेगा। वैसे तो एक चीज सोहा अगर हम देखें तो बहुत सारी कोशिश ये की जाती है, बल्कि एक हर तरफ यही माहौल था कि हाँ इलेक्शन शायद नहीं होंगे, लेकिन कल जिस तरह फंड जारी हो गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो फरमारी आदादुशुमार 17 अरब से ज्यादा जो है रकम जारी हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि अब माहौल तो बन रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ इशारे जो हमें मिलते हैं वहां से अंदाजा ये होता है कि कुछ लोग जो है, कुछ सियासी जमातें जो है वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। चलें जी, आम आवाम यही चाहती है और हम चूंकि पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हमारी माशी सूरत हाल और तमाम तर चीज़ें जो मसाइल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हैं उनको एड्रेस करने के लिए इंतखाबात के अलावा कोई और वे आउट नहीं है। तो भई आपने बहुत सोच के वोट कास्ट करना है। हमसे पूछ लीजिएगा, मुझसे और हरमीत पाजी से हम बता देंगे आपको कि आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आपको पता है सबसे पहले अगर आप सुबह में मिस कर दें तो रिपीट में बच्चे स्कूल से आने के बाद इस सेगमेंट को मिस ना करें क्योंकि ये हमने बच्चों की पहुँच से करीब करीब रखा हुआ है और बड़े भी खैर इसको देख सकते हैं। और उसके अलावा जो प्लस एज के लोग हैं उनकी खबरें भी हम इस सेगमेंट में शामिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो आज है जनाब वेडनेसडे, सो वेडनेसडे का डोज आपको देते हैं, हैवी डोज हम लेकर आए जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सबसे पहली खबर हमने आपको ये देनी है कि बच्चे, अगेन देखिए बच्चों की हम बात करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ट्रिप का सबसे ज़्यादा शौक होता था वाघा बॉर्डर जाने का, क्योंकि लगता था ओ माय गॉड इंडिया बिल्कुल सामने है और वहाँ देखेंगे और यहाँ हम पाकिस्तान में होंगे। एक लाइन जो बॉर्डर की लाइन है वो हम दोनों कौमों को जुदा करती है, तो वो एक आइडियोलॉजी जो थी उसको देखने के लिए और वो ट्रिप जो हमारे स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते थे हम जाते थे। लेकिन हरमीत हमारे वहाँ जाने पे वाघा बॉर्डर पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी वहाँ की परेड। वहाँ पर हमारे जो इस वक्त सिपाही वहाँ पर खड़े हैं, सिक्योरिटी पर मामार हैं, उनका जो परफॉर्मेंस होती थी ना, उस पे जो हूटिंग हम लोग करते थे ना, बस उसी के लिए जो है ना वो तमाम तैयारियाँ की जाती थी। लेकिन पहले आप सिर्फ वहाँ पर देखते हैं कि सिक्योरिटी पे जो मामूर तमाम तर सिपाही हैं, अब उनकी जो है वो कॉपी करके आप शादी पे भी बुला सकते हैं। मतलब मैं आपको दिखाने लगी हूँ शादी का एक ऐसा बैंड जो कि बजाता तो बाजा है लेकिन उनका स्टाइल जो है वो वाघा बॉर्डर जैसी परेड जो है उसका वो स्टाइल है। और आजकल ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है कि एक तरफ पूरा बैंड जो है वो लाइन बना के खड़ा हुआ है और किसी के हाथ में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स है और कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, लेकिन जनाब एक जो है वो कैसे निकल के बाहर आते हैं और कैसे वो जो टांग उठाने वाला एक सीन है ना, वो जो वाघा बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हम इंडिया से भी बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में। तो
तो खैर वो जो है ना ये बड़ी अच्छी कॉपी की है। वैसे हम भी कम नहीं है, जारी बात है, वहां पे मुकाबला टांग उठाने का ही होता है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम देखें, आपकी बात, आपने स्कूल के जमाने में जो है मुख्तलिफ ट्रिप्स पे आप, और कोशिश होती थी लाहौर के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां के बच्चे ज्यादा जो है वाघा बॉर्डर की तरफ जाते थे, और फिर वो जो परेड होती थी, यकीन माने में कितने दूर से चलाया था उसको देखने के लिए कि ये परेड मैं भी देखूं, क्योंकि तारीफें बहुत होती थी और वाकई में तारीफें होनी भी चाहिए। लेकिन बहरहाल आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो बच्चे हैं जो हमारी तरफ बड़े एक्साइटेड होते थे, और वो बड़े होके फिर उन्होंने कहा कि भी हमने एक्सरसाइज और वो सब कुछ परेड के सूरत में हमने बैंड बाजा बारात लेके जानी है। लेकिन बहरहाल इनकी प्रैक्टिस को अगर आप देखें तो बिल्कुल अंदाज वही है, और सल्यूट करने का अंदाज भी वही और वही। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ज्यादा ये पाजी हमें मुतासर नजर आते हैं, और यही वजह है कि चीज को थोड़ा सा मुनफरिद भी बनाना है, क्योंकि 90s का जो बच्चा था, 80s का बच्चा था जो स्कूल के टाइम जाता था, तो आज वो शादी करने जा रहा है या शादी हो रही है उसकी, तो कहीं ना कहीं ये जो नौजवान है ये उनको वो बचपन की याद जो है दोबारा ताज़ा भी करा रहे। लेकिन बहरहाल बड़ा अंदाज, बड़ा जबरदस्त किस्म को आपने दुरुस्त बात की कि सोशल मीडिया पे बड़े मजे के कमेंट्स भी हम नीचे, लेकिन अमित आप ये भी तो देखे ना, मैं तो इस बात पे काफी खुश हूँ कि बड़ी फाइन कॉपी की है। मतलब अगर हम पंजाब रेंजर्स की बात करें, वो तमाम सिपाही जो हमें बॉर्डर पर नजर आते हैं और बड़ा जबरदस्त रोजाना शाम को परफॉर्म करते हैं, और इसमें अगर हम मुकाबले की बात करें तो आपको पता है हमेशा इंडिया से पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हमेशा जीत हासिल की है। लेकिन अब आपको वाघा बॉर्डर जाने की जरूरत नहीं, अगर आप शादी पे ये परेड चाहते हैं तो यू कैन कॉल देम। ये बैंड बड़ा मशहूर हुआ है आजकल, तो मेरे ख्याल से आप इनको बुला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। सुबह सुबह करते हैं आपकी दावत, और दावत हम आपकी करते हैं जबरदस्ती सऊदी बिरयानी, जिसे कस्बा कहा जाता है। लेकिन ये दावत जो है वो आज होगी चीते के साथ। हाँ जी, ये मैं आपको जो अभी वीडियो दिखा रही हूँ, सऊदी अरब से ये वीडियो है जहाँ पर पूरी एक फैमिली जो है ऑब्वियसली बैठकर सुकून से, अच्छा ये बड़ी मशहूर डिश है वहाँ की, इसको कस्बा कहा जाता है। लेकिन अगर टिपिकल वर्ड्स में हम इसको बताएं आपको तो ये पाकिस्तानी, हम इसको बिरयानी कह सकते हैं। मतलब ये बनी इस तरह से होती है, राइस और ऊपर मीट होता है, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पूरी उसकी सजाया होता है उसको मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन जनाब हुआ क्या, आप दावत खा रहे हो और पीछे से आए चीता, और फिर आप सब या तो खौफजदा हो जाए या खाना छोड़ दे, अपना हाथ प्लेट में हो, जो मुंह में निवाला जो मुंह में है, जो हाथ प्लेट में है वो प्लेट में रहेगा। चीता आया, उसने एंट्री दी, और एंट्री दे के उसने कहा आप सिर्फ मैं खाऊंगा, कोई नहीं खाएगा। तो उसने ऐसे खाना शुरू किया कि जब तक मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं किया वो यहाँ से गया नहीं होगा, उसको इतनी टेस्टी लगी है। आपको याद है कि इसी तरह एक वीडियो जो हम देख रहे थे कि एक पिकनिक पॉइंट था, और वहां पे एक खातून और बच्ची उसके साथ बैठी थी, और अचानक भालू आता है, और भालू जो है वो जितने भी फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, दीगर चीजें पड़ी, वो उठा के बड़े आराम से खा रहा है। और वो जो खातून है और उस जो बच्ची काफी वो सहमी नजर आ रही। लेकिन इस वीडियो में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है ये पिंजरे वाला शेर है, जंगल वाला नहीं है, चीता जो है। तो अंदाज को उसका आप अंदाजा लगा कि वो बिरयानी खा रहा है, यानी आदत तो इंसानों ने उसको बिरयानी की डाली हुई है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि अचानक पीछे से चीता का आना, तो खौफ में तो वैसे ही आप मुब्तला हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं महफिल सजी हो और आपने बड़ा एहतमाम किया हो कि हाँ आज तो बिरयानी हमने खानी, और बिरयानी आप खाने के लिए बने और कहीं ना कहीं और मेहमान टपक के बन जाए, और वो भी चीता हो, तो फिर तो भाई कमाल हो जाता। लेकिन आप ये चीज़ तो नोट करें ना कि आप देखिए जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जब चीते ने दावत पे बिला इनविटेशन आकर जो है वो खाना शुरू किया तो सबने निकाल लिया मोबाइल और फिर जनाब इनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। और एक और बात, अगर हम महकमे वाइल्ड लाइफ की बात करें, आपको पता है पाकिस्तान में इस पर बहुत सारे कानून बने भी हैं और बहुत सारी सजाएं भी हमने देखी है कि अब जो है ना एक नया ट्रेंड चला है हरमीत पेट रखने का। और पेट जो है वो हम ऐसे डेंजर जानवर रखते हैं, वो सांप हो, वो चीता हो, शेर हो, चूँकि कहा जाता है कि उनका ट्रीटमेंट करके उनका जो जहर है या उनके जो मुख्तलिफ दांत जिससे वो हमला कर सकते हैं उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये जंगली हयात जंगल में खूबसूरत लगते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से ये इनका कोई पेट होगा जो आया होगा तो इतने सुकून से बैठे हुए, वरना यहाँ पे तो हमले शुरू हो जाते हैं अभी। खैर, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिव्यू सामने आते हैं उसकी भी हम हमेशा कोट करते हैं। रिव्यू करने वालों ने ये कहा है कि ये जंगली हयात जो है वो जंगल में खूबसूरत लगते हैं, तो चीता चीता ही होता है, वो कभी भी आप पे हमला इस तरह से कर सकता है चाहे वो पेट ही क्यों ना हो। तो आपको घरों में, गेस्ट हाउसेस में, रेस्ट हाउसेस में इनको नहीं रखना चाहिए, इनको जंगल में ही रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं जनाब। अब आपके पास एज इज जस्ट आ नंबर। शुरू में कहा था ना मैंने, बच्चे भी देख लें डेली डोज, बड़े भी देख लें, बूढ़े भी देख लें, जो अपनी उम्र के आखिरी अयाम में है वो भी देख लें। वो इसलिए क्योंकि उम्र के आखिरी अयाम में भी अगर आप कुछ करने का सोचना शुरू कर रहे हैं तो सोचें मत, जस्ट डू इट।
क्योंकि जनाब मैं आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ 85 साला इस दादी से जिनका ताल्लुक है भारत से। और उन्होंने क्या किया, अपने पोते के कहने पे बस कुछ ही अरसा पहले एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और अब उनके मिलियन में व्यूज़ हैं। वो अच्छा खासा कमा रही हैं, ना सिर्फ हरमीत यूट्यूब से बल्कि इंस्टाग्राम पे दादी है ना, हाँ दादी के बहुत फॉलोअर्स हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात, इनकी वीडियोस की सबसे अच्छी बात, 90 सेकंड में हरमीत वो आपको किसी भी देसी या परदेसी जो आपकी डिशेस हैं उसकी पूरी रेसिपी बता देंगी। तो जनाब आजकल तो भी दादी के बहुत चर्चे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वैसे आपको याद है कि हमने एक स्टोरी की थी और भारत का एक गांव है जिसमें सारे के सारे भाई यूट्यूबर्स हैं, सारे के सारे वो घर में जितने बच्चे हैं, बंदे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं वो सारे यूट्यूबर हैं। लेकिन आप दादी को देखें, दादी का मुनफरिद सा अंदाज है। और वैसे भी घरों में ना दादियां जो है जिनको उनको प्यार नसीब होता है तो यकीन माने कि उनके बनाए हुए डिशेस, उनके साथ खाना खाना उसका एक मुनफरिद उसका एक अलग मजा भी है। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि दादी जो है वो खाना बना रही है, सुबह में बना रही है और फिर यूट्यूब चैनल पे वो वायरल भी है। हालांकि यूट्यूब चैनल बनाना एक टाइम लगता है, जब यूट्यूब चैनल आपका कहीं ना कहीं उसमें मिलियंस व्यूवर्स आप जुड़ जाते हैं आपकी तरफ। लेकिन दादी तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है और कहीं ना कहीं रेसिपी आप दुरुस्त बनाए कि चाहे वो देसी खाने हो या परदेसी खानों में बनाने में वो माहिर लग रही है। तो आप देखिए तो सी ना, क्या देसी उन्होंने ज़बरदस्त तड़का लगा के उन्होंने बिरयानी बनाई और फिर विदेशी खाने में उन्होंने क्या इटालियन कुजीन हो चाहे जापानीज़ हो। और आप ये देखिए उनका जो काला चश्मा है वो कितना सूट कर रहा है उनको। आखिर में पूरी रेसिपी करके टक करके उन्होंने एक जेस्चर दिया अपना चश्मे का, जो एक स्वैग दादी का टाइटल मेरे ख्याल से इनको देना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन अगेन हम बात करते हैं जब सोशल मीडिया की, तो जनाब हर एज ग्रुप का आपको बंदा जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे दिखाई देगा। कोई भी इससे बच नहीं सका। यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर आप लोगों को बड़ी तादाद में व्लॉग बनाता देखते हैं, मुख्तलिफ तरह का कंटेंट बनाते हैं। जनाब दादी मैदान में आई हैं और दादी ने क्या यूथ को भी पीछे छोड़ दिया है। वो बनाते हैं व्लॉग कंटेंट और वो बता रही हैं अपने ज़माने के ना सिर्फ खाने बल्कि आज के जो विदेशी खाने हैं उनकी भी अच्छी खासी रेसिपीज़ जो है वो आपको स्टाइल के साथ। दादी का स्टाइल बहुत अच्छा है खैर, लेकिन काफ़ी उनको व्यूज़ मिल रहे हैं और काफ़ी पैसे भी कमा रही होंगी। आप भी कमाना शुरू कर दें घर में। वैसे ये आखिरी टिप अगली खबर पर जाने से पहले कि हमारे घर में माएँ बहनें बड़े ज़बरदस्त खाने बनाती हैं हरमीत, और उनकी कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि ट्रिक होती हैं, मतलब जो बड़े बड़े शेफ्स के पास भी नहीं होती। तो वो मेरे ख्याल से अगर अब आज आप सोच लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यूट्यूब और ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपके लिए ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। और अगली खबर जो है बेसिकली यमुना जैदी, बहुत ही ज़बरदस्ती एक ऐसी अदाकारा पाकिस्तान की जिन्होंने एक के बाद एक ऐसे बड़े ज़बरदस्त से उन्होंने ड्रामे किए हैं। और फिल्म की अगर हम बात करें तो यमुना की ये पहली फिल्म है और फिल्म जो है वो बेस किस स्टोरी पे करती है ये आपने इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जो उन्होंने ये क्लिप शेयर किया वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन स्टोरी थोड़ी सी आपको बता देते हैं। स्टोरी ये है कि ये बेसिकली एक क्रिकेटर बनी है और चूंकि उनका कहना ये कि मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं आती थी, ना कैच पकड़ना आता था, ना बॉल ना बैट, लेकिन रोज़ाना जो है वो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये फिल्म जो है अब अपनी कंप्लीशन में जा चुकी है। और एक पहला टीजर छोटा सा जो जारी हुआ है वो क्या है ज़रा आप भी देखिए, जस्ट हैव अ लुक। नहीं बल्कि अगर हम बाकी बात करें मल्टीपल कैरेक्टर्स की तो आपको पता है हरमीत फवाद ख़ान भी और जावेद शेख भी इसमें है इनके साथ, और बड़ा एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन मोस्ट प्रोबेबली जल्दी हमें फिल्म की सूरत में मिलेगा। और लॉलीवुड की एक के बाद एक कामयाबी है और हम इंतज़ार करते हैं कि अब एक के बाद एक अच्छी प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगी और होपफुली कि ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी मूवी होगी। वी आर वेटिंग फॉर। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सुहा। यमुना जैदी के हवाले से बहुत सारी कम ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने बड़े कम अरसे में अपनी मेहनत की वजह से वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी छाई रहती हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं टेलीविजन की छोटी स्क्रीन हो या इनका आप देखें बहुत सारे ड्रामे जो हैं, खासकर हमने ये देखा कि जितने भी भारत के वहाँ सोशल एक्टिविस्ट हमने देखे या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर देखे हैं तो हमें इनकी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं। और अभी फिल्म में एंट्री उन्होंने मारी तो यकीन माने कि एक तो ड्रामा जितने भी इनके ड्रामे आए वो यहाँ पे भी काफ़ी हिट हुए हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी आप अंदाज़ा लगा लें कि कहीं ना कहीं उनको भी इंतज़ार था कि छोटी स्क्रीन से अब बड़ी स्क्रीन पर यमुना नज़र आएगी तो कैसे नज़र आएगी। मेरे ख्याल में वो भी बड़े बेचैन होंगे, लेकिन बहरहाल वो क्या कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। उनकी नई जिंदगी की जो शुरुआत हुई है बड़ी स्क्रीन पर, तो भाई जिस तरह उन्होंने छोटी स्क्रीन पर कामयाबियां समेटी हैं तो हमें यकीन है कि बड़ी स्क्रीन पर भी वो ऐसे ही कमाल कर जाएंगी।
अच्छा हरमीत, आपको पता है स्टोरी लाइन बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज जहाँ हम ये बात करते हैं ना कि अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ख़वातीन ने मुख्तलिफ जो है वो ऐसी फील्ड और ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब करना शुरू कर दिया जो कि हम सिर्फ पहले एफिलिएट करते थे मर्दों से। मतलब अगर क्रिकेट की बात करें तो आज आप यूट्यूब खोल लें, इंस्टाग्राम खोल लें, फेसबुक या एक्स को अगर आप एक्सप्लोर करें तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद में अब आपको छक्के चौके लगाती हुई लड़कियाँ दिखाई देती हैं। तो वो क्रिकेट हो, एरोस्पेस इंजीनियर हो, आपका कोई भी XYZ फील्ड हो, आपको अब ख़वातीन खासतौर पर बढ़ती हुई इस फील्ड की जानिब दिखाई देंगी। तो उसी स्टोरी से इंस्पायर होकर यमुना ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और इससे पहले तेरे बिन की एक सक्सेसफुल जर्नी जो है लोगों ने बहुत पसंद किया, तनकीद भी काफ़ी आई। आपको याद होगा एक आधी सीनियर अदाकार जो है, अदाकारा, उन्होंने ये भी कहा था कि यमुना जो है वो ओवररेटेड है। लेकिन चलें, इस तमाम तर तनकीद और अप्रिसिएशन के बावजूद भी यमुना की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और होपफुली कि ये नायाब जो अब आने वाली इनकी फ़िल्म है उसमें हमें बहुत कुछ ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। सो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक बॉर्डर लाइन है और पार करके आपने जानी है। मैं आपको बताती हूँ, एक पाकिस्तानी लड़की जो है उसको हो गई मोहब्बत। और मोहब्बत किससे हुई? हमारे रवायती हरीफ हर मैदान में, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या XYZ किसी भी आप चीज़ का नाम ले लें, भारतीय नौजवान से मोहब्बत हो गई इनको। और फिर उन्होंने क्या किया, मैंने तो भारत जाना है। वैसे नॉर्मली होता है कि लड़का बारात लेके आता है, लेकिन अब पाकिस्तानी लड़की जो है वो बारात लेकर चली गई है भारत। 3 दफ़ा वीज़ा उनका मुस्तरद किया भारतीय हाई कमीशन ने, लेकिन ट्राई अगेन एंड अगेन वाली पॉलिसी पर वो कायम और दायम रही और उसके बाद फाइनली उनको वीज़ा मिल गया। और जब वो भारत पहुंची हैं तो आप देखिए तो सही कैसा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया उनका। और ये मोहब्बत ऐसी होती है अरमीत भाई, करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो मोहब्बत ना देखें जात पात और ना बॉर्डर की लाइन, और कहीं ना कहीं हम देखा है कि मंजू मन के इधर आ सकती है और हमारी यहाँ से सीमा जा सकती है और फिर ये भी चली गई। तो हम देख रहे हैं कि भैया सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो हैं हमने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को देखा। और इस लड़की के हवाले से भी बात वही है कि गुज़श्ता कई अरसे से जो है ये इस नौजवान के साथ जुड़ी थी सोशल मीडिया पे, और कोशिशें भी की गई कि हाँ हमने जाना है, भारत की तरफ जाना है। और लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि बैंड बाजा बारात लड़का नहीं लेके आया, लड़की लेके गई है, और वो भी बॉर्डर की तरफ। और फिर जाहिर बात है 2 दिलों का मिलाप हुआ है, तो इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है। मुबारकबाद देते हैं। हरमीत, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, सोच भी बदल गई है, एक्सेप्टेंस लेवल्स भी जो है वो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि आपका दिल जो चाहता है वो आप करें। मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे या मत सोचें ज़माना क्या कहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। क्रिकेट के मैदान से आपको खबर देनी है, पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम ने एक और मार्का सर कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मरतबा T20 सीरीज जो है वो जीत ली है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीती है। और फिर हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें तो आपको पता है कितने ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को पॉलिश कर रही हैं, और एक्सेस जो है वो अपने नाम कर लिया उन्होंने। देखिए सो अगर आप अंदाजा लगा लें कि पहली बार केवीज एक बहुत बड़ी टीम है, आप ये नहीं कह सकते, फिर उन्हीं की सरजमीन पर पाकिस्तानी टीम खवातीन के हवाले से बात करें तो कल और 2-0 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हीं की सरजमीन पे फिर 2-0 से आपको ये जीत नसीब हुई। और आप आलिया रियाज जो है उनकी कमाल की, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो उम्दा बैटिंग की है। और इसी तरह अगर हम फातिमा सना की बात करें, तबाहकुन किस्म की बॉलिंग की है। कल जिस किस्म का ये इवेंट था, मुसलसल मेरी इस पे नजर थी, तो जो छक्के चौके और जिस किस्म की विकेटें इन्होंने उड़ाई हैं, तो मेरे ख्याल में एक नई थपकी मिली। और आज हम देख रहे हैं कि PCB की जानिब से भी एक अच्छा बयान जो है वो भी जारी हुआ है, और कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ी मुबारकबाद है मुख्तलिफ क्रिकेट की जानिब से खवातीन क्रिकेटर्स को दी गई हैं। और इनकी जो परफॉर्मेंस है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से निकल कर, और ये ख्वाहिश थी हमारे जो वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, उनकी ख्वाहिश थी कि भाई जो बड़ी सीरीज है कहीं ना कहीं हम अपने नाम नहीं कर पाए, तो अगर ये कर जाए तो कमाल हो जाएगा। और वही हुआ जो जिसका इंतजार था। और आप अंदाजा लगा से अब तीसरा मैच होने वाला है, लेकिन सीरीज हमारे नाम हो चुकी है। हम ये क्रिकेट टीम को जो है वुमेन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म से, और यकीनी तौर पर हमारी टीम ग्रेजुअली पॉलिश हो रही है और बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमें मिल चुका है। सो पूरी टीम को हमारी तरफ से मुबारकबाद। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस वक्त इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान की तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो ये गिला कर रही हैं इंतखाबात की तैयारियों के साथ साथ कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन साथ ही अगर नून लीग की बात की जाए तो उनकी तैयारियां इस तरह से जारी हैं कि लग रहा है कि सारा का सारा किस्सा कहानी जो है वो इस वक्त डाइवर्ट हो चुका है मुस्लिम लीग नून की तरफ। काफ़ी ज़्यादा उनको प्रिविलेज दी जा रही है। लेकिन इस वक्त ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मौरूसी सियासत होती चली जा रही है नून लीग की। पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास बुलाने के बाद टिकट की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। किसको कहां से कब जो है वो टिकट तकसीम की जाएगी, ये भी एक सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं, मेजर रिटायर्ड तारिक इकबाल साहब। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। सो आपने तो बात की कि इलेक्शन का सीजन है और फिर हम देख रहे हैं कि पार्टियां, तमाम तर पार्टियां बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन नून लीग के हवाले से हमें बहुत सारी चीजें खबरें सामने आ रही। मेजर तारिक साहब हमारे साथ हैं, तारिक इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का। हम कश्मीर की तरफ जाते हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पंजाब में, दीगर केपी में तमाम तरह एक्टिविटीज को हम देखें तो बड़ा एक्टिव रोल है इस वक्त, तमाम तर जमातें भी एक्टिव हैं। नून लीग के हवाले से आप क्या देखते हैं? इलेक्शन के हवाले से कश्मीर में हमने देखा काफी गिले शिकवे भी आप लोगों ने किए। देखिए जी, बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अलैहि सल्लम तस्लीमा। मुल्क में इलेक्शन की फजा है और मुस्लिम लीग भी जो पाकिस्तान की बनाने वाली जमात है वो भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां कर रही है और करनी भी चाहिए। और इसी सिलसिले में पार्लिमानी बोर्ड बैठे हुए हैं और ये भी बड़ा अच्छा एहसन तरीका है पॉलिटिक्स में कि आप इंडिविजुअल को बुला के उसकी बात सुनते हैं और कमेटी बैठी हुई 8-10 मतलब सीनियर मेंबरशिप, मुझे पता है सारे वहां पे बैठे हुए हैं। इवन मियां नवाज शरीफ साहब खुद बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद बैठे हुए हैं और वो इंडिविजुअल जो है उसकी बात सुन रहे हैं और उसका जो आई वुड से सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कि वो अपना ख्यालात का इजहार करता है और फिर पार्टी लीडरशिप बजाय वो उठ के चले जाते हैं तो वहीं बैठ के अपना जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं, उसको कट डाउन करते हैं, भाई कितने मेंबर हैं, क्या है। और उसके बाद इंशाल्लाह 14 तारीख तक, 14 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा और 15 को जो इतला है कि टिकटों की बांट होगी। अच्छा, एक और चीज, जो टिकटों की बांट हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें दानियल अजीज साहब जो हैं वो बड़े खुल के इस वक्त उनके जो इख्तिलाफात हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में अंदर जब बात नहीं सुनी गई तो काफी वो वोकल होकर बाहर आ गए, मीडिया पे आ गए। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक जिसे एक कहा जाता है कि मरियम का जो गैंग जिसे कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जुबैर साहब हैं, साबिक गवर्नर, दीगर ऐसे लोग हैं जो कहीं हमें नजर नहीं आते, तो क्या वाकई इनको साइड लाइन पे रखने के हवाले से जो खबरें नहीं, क्या ऐसे ही है या कुछ और मामला हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई जो है अब शिद्दत इख्तियार कर रही है? देखिए जी, बात यह है कि जब इलेक्शन का सीजन आता है या हर जो मेंबर है पार्टी का वो समझता है कि मैं ही एल हूं और दूसरा कोई इसके एल नहीं है। हर आदमी की ये सोच होती है कि मैं पार्टी में रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया और मेरा हक बनता है कि पार्टी मुझे टिकट दे। जैसे मैंने पहले कहा कि पार्टी किसी को जानबूझ के आउट नहीं करना चाहती और न ही जानबूझ के जबरदस्ती किसी को वो लाइन में लाना चाहते हैं कि इसको हमने हर साल में इलेक्शन लड़वाना। बेसिकली सारा जो हो करो वो यही हो रहा है कि आने वाले वक्तों में कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा जो हमें अपनी सीट निकाल के देगा। बेसिक जो सोच है कि कौन सा बंदा है कल परसों इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आएगा और हमारे हाथ मजबूत करेगा, मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत इंशाल्लाह बनाएगी और उसमें उस बंदे का रोल क्या होगा। अच्छा तारिक साहब, ठीक कह रहे हैं आप। तारिक साहब ये कहिएगा कि ये तो देखिए इस बारे में ना सिर्फ आप प्रिटी श्योर नहीं है, आम आवाम के साथ ताकतवर हल्के जो हैं वो भी यही कहते हैं, तमाम तर सियासी जमातें भी यही कहती हैं कि नून लीग की हुकूमत आने को है, आ चुकी है, आ जाएगी और वो तो बड़े शौर इस मामले में कि रायमिंट से ही हमारा वजीर आजम होगा। बट ऑल दो आप इस हवाले से बताएगा कि इस तमाम तर स्ट्रैटेजी में जो कि इंतखाबात को लेकर लॉन्च जा रही है, मौरूसी सियासत का एक इल्जाम एक बार फिर से लगाया जा रहा है। क्या किसी को टिकट की तकसीम की जब बात आती है तो आप क्या समझते हैं कि मौका मिलना चाहिए किसी और को भी, या कि पार्टी के अंदर ही चीजें घूमती रहेंगी और कब तक घूमती रहेंगी? अच्छी है कि मैंने पहले कहा जहां थोड़े से बर्तन पड़ते होते हैं ना जी तो आपस में टकराते हैं, आवाज तो जरूर आती है, शोर होता है सर पूरा। तो यहाँ पॉलिटिक्स में भी यही बात है कि जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। अब मेरे हल्के में 5 लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ ये एप्लीकेशन दी हुई है। अच्छा। तो मैं उनको कहूं कि नहीं जी इनको निकाल दें जी, फारिग कर दें, नहीं,
हर शहरी जो पाकिस्तान का है, जिस पार्टी में है या किसी दूसरी पार्टी में जाके, उसका हक है कि उसको चांस दिया जाए कि वो अपना केस प्लीड करे और आके बताए कि जनाब हम तो अब मुस्लिम लीग पे इल्जाम तो लगता है कि मुस्लिम लीग जो है वो फेवरेट पार्टी है, तो मुस्लिम लीग ने जो पिछले दिनों भुगता है वो भी लोगों को याद है कि नहीं याद? जो मियां साहब को, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, मतलब नेम एनी लीडर, इवन मरियम बीबी, तो कोई ऐसा लीडर काउंट करें जिसको इन्होंने जेलों में ना डाला हो। वो 4 साल ये भूल गए शायद सारे। हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हम सबके लिए होगा। मेरी अर्ज सुन ले सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 4 साल हम नहीं भूले, 16 माह की पीडीएम हम नहीं भूले, कारकर्दगी हम नहीं भूले, आने वाले इंतखाबात में तैयारियां हम नहीं भूले। आप क्या समझते हैं? आप हक की बात कर रहे हैं कि उनका हक बनता है, तमाम तर सियासी जमातों का इस तरह के हकूक देने चाहिए जब इंतखाबात की बात आती है। तो मुझे ये बताएगा कि बल्ले के निशान के लिए जो तगोदो जंग और इंट्रा पार्टी की कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है, उस पर आप क्या समझते हैं? किसी सियासी जमात का हक नहीं है कि वो एक अरसे से एक बल्ले के निशान से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए जो अब चीजें चल रही हैं तो ये भी तो उनका हक बनता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जैसे आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि हम सबको ओपन चांस देंगे। इवन यहां तक भी उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान वहीं होगा, पेपर पे होगा, बैलेट पेपर पे कहीं ना कहीं होगा। तो इलेक्शन तो सबने लड़ना है। अब जिस तरह वो लाए गए, मैं इस वक्त ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता कि जिस तरह वो लाए गए और बल्ले का निशान लिया और उन्होंने जिस तरह आके हुकूमतें चलाई, वो सबके सामने है। मैं इस मामले में जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। जिस तरह हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब आए हुए हैं, तो वही माजी में भी ये चीज सारे देखी। अब एक चीज जरदारी साहब कह रहे हैं, कल हमने मौलाना साहब की मुलाकातें भी देखी, वो तो सदर साहब का ख्वाब वो सजाए हुए हैं। ये क्यों? पहले से कौन आपको बता देता है? इलेक्शन हुआ नहीं है, पहले से सुना ये कि शेरवानी में कौन सा बटन लगाना है, ये पहले से सारी चीजें तय हो चुकी हैं। तो सदर साहब का ये जो मामला है कि मौलाना साहब पक्के आप लोगों ने उसके साथ मुआहदा हो गया? देखिए बात ये है कि दिस इज पॉलिटिक्स, और जब वक्त आएगा डिपेंड करता है कि मौलाना भी जब प्रेसिडेंट बनना होगा तो वोट लेने होंगे ना जी। सिर्फ इधर नवाज शरीफ कह दे कि आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो नहीं होता। लेकिन कई चीजें आपको डेवलपमेंट होती हैं, आपकी बातचीत होती है, और ये चीजें सारी इलेक्शन से पहले होती है, बाद में नहीं होती है सर। ये चीजें इलेक्शन से पहले डिस्कशन होती है, आपस में बैठ के कोई ना कोई बात कर लेते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज फाइनलाइज्ड येट। जब वक्त आएगा लास्ट टाइम पे, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि असेंबली कायम टाइम हो गई है, तो उसके बाद मौलाना का भी सामने आएंगे। तो सर एक और चीज, जरदारी साहब कह रहे हैं कि मौका मैंने आप लोगों को दिया, जब आपकी नैया डूब रही थी मैंने बचाई। जरदारी साहब कह रहे हैं, तो सर अब कह रहे हैं कि अब मौका मुझे ही मिलना चाहिए। तो आप लोग को नहीं लगता जिस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, चाहे वो बाप की बात की जाए या कहीं और की बात की जाए, MQM की बात की जाए, तो हवाओं का रुख बदलता है तो लोग भी पंछी भी आ जाते हैं। तो ऐसे में सर क्या कोई आने वाले दिनों में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हो सकती है पीपल्स पार्टी के साथ? बात यह है कि जरदारी साहब इज अ वेरी शार्प पॉलिटिशियन, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है जी, तो बैठे मियां साहब के साथ क्या हर्ज है? और खास तौर पे मैं आज सब पॉलिटिशियंस को रिक्वेस्ट करूं, खुदा का वास्ता है, इस पाकिस्तान की खातिर सारे बैठो और ऐसी हुकूमत बनाओ जो इस पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सके। मखलूत हुकूमत आप चाहते हैं? मखलूत हो या जो हो जी, जिसको जो आप मर्जी कह ले, बट आई पर्सनली फील कि आपके पास इतने अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, जो मेहनत से काम भी करते हैं, डिलीवरी भी करेंगे, एंड दे नो देयर जॉब। अगर कोई इंजीनियर उसका सर एक चीज सोहा आपने भी देखा होगा कि PTI पर बहुत इल्जाम आप लगाते हैं, हम मान भी लेते हैं कि महंगाई के सारे रिस्पॉन्सिबल वही थे, लेकिन बयानिया बिल्ड करना, उसमें आपके नून लीग वाले भी हमसे जब मिलते हैं वो कहते हैं हम बड़े कमजोर रहे, बयानिया नहीं बना सके अभी तक PTI के खिलाफ के महंगाई का सारा बोझ उन पर डाले, क्योंकि 16 माह की जो कारकर्दगी थी वो भी अब आवाम के सामने। देखें 16 माह की कार्रवाई तो आप हमें कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान का अपना बयान है कि मैं इतनी माइंस बचा के आया हूं कि इस आगे निकलेंगे तो पता लगेगा, सफर करेंगे आगे और माइंड फील्ड्स निकलेंगे तब पता लगेगा। क्या मईशत उस वक्त डूबना शुरू नहीं हो गई थी? क्या इन्होंने जो पिछले 70 साल में पाकिस्तान में लोन लिए गए, इन 3 सालों में इतना लोन नहीं ले लिया सारा? 16 महीने आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है सर जी, रिकॉर्ड तोड़ा है ना जी, आप लोगों ने तोड़ा है 16 महीने में। उसकी वजह कि जब आपको मईशत बिल्कुल डूबती नजर आ रही है,
देन यू हैव टू मेक सम आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालने हैं ताकि किसी तरह स्टेबिलिटी और हम डिफॉल्ट ना हो जाएं। सो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ा, इसमें दो राय नहीं है। चलिए सर, ये सर लास्ट में मुझे ये बता दें आप। दुनिया, चाइना जैसा मुल्क भी लोन लेता है, अमेरिका भी लोन लेता है। ठीक है सर, हम पिछले दिनों अमेरिका भी जो है उनका अपने कांग्रेस वाले कह रहे हम नहीं देंगे तो कौन ठप हो जाएगी। सर आप ठीक कह रहे हैं, वेल जस्टिफाइड कि चले ये कर्ज लेना या फंड्स लेना चले मजबूरी भी था, वक्त की जरूरत भी था, आपने करना पड़ा डूबती नैया को बचाने के लिए, कोई और वे आउट नहीं था हमारे पास। अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए स्पेसिफिकली, तो पीडीएम में आपको पता है कि दोनों ने मिलकर किस तरह से खूबसूरती से हुकूमत भी की है, चीज़ों को अच्छे से पैरेलल साथ लेके चले। वजीर खारजा वहाँ से था, वजीर आजम यहाँ से था, अब आप एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आप क्या समझते हैं आने वाले इंतखाबात में क्या आप सोलो फ्लाइट ले सकते हैं या आपको फिर भी कोई ना कोई निगोसिएशन कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी? देखें, ये जो इलेक्शन कैंपेन होती है ना जी, ये मुखालिफी होती इसमें ऐसी चीजें हर वक्त होती हैं। अच्छा जी, आप किसी न किसी इल्जाम से अपने पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, अपने वोटर को कन्विंस करने के लिए हम कितने तगड़े, हम क्या कर रहे हैं, ये सारे बयान दिए जाते हैं। और जरदारी साहब पहले 5 साल प्रेसिडेंट रह भी चुके हैं और ही हैंडल द थिंग्स वेल, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जब वक्त आएगा, मैं तो फिर कह रहा हूं कि अगर जरदारी साहब समझते हैं कि सारों को लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो होनी चाहिए, मैं भी कहता हूं। तो और ये एक ऐसा स्टेप होगा टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान कि आने वाले वक्तों में शायद फिर हम सारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करने वाले बन जाएंगे। वरना अगर हम अपनी अपनी फील्ड खेल रहे होंगे तो बहुत सारे लोग पहले दिन ही जो रिजल्ट आएगा तो कह देंगे ये सब घपला हुआ। पहले तो कुछ तो अभी कह रहे हैं ना कि जी वो उनको ये तो अभी वो बड़े स्पेशल बच्चे बन गए हैं तो ये हो नहीं। आपको ये चाहिए कि मुल्क में जो सिस्टम है उसको इतना मजबूत करें और आने वाले वक्तों में, ताकि हम पॉलिटिकली और माशी तौर पर अपने पांव पे खड़े हो। सर एक और चीज, आज अगर बात की जाए, हम 71 की जंग के हवाले से बात करें तो आपका भी बड़ा अहम रोल रहा है उसमें। हम चाहते हैं कि कुछ यादें जो हैं आप उसके हवाले से भी ताज़ा करें। देखिए, थैंक यू वेरी मच। मैं असल में अभी जब बैठा था बाहर तो शहबाज शरीफ साहब की क्लिप चल रही थी कि उनका आज वो जनरल साहब गए हुए उनके मज़ार पे। आई एम वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ 1917 वॉर, और मैं उस वक्त 19 साल का लेफ्टिनेंट था जब मैं जंग में गया हूँ। और शबीर शरीफ साहब वाज वन ऑफ दी उस्ताद, मैं कहूंगा उनको, प्लेटून कमांडर पीएमए, जब हम पीएमए में थे। वो भी उसी वक्त नवंबर में वहां से फारग हुए, हम भी वहां से फारग और सीधे बॉर्डरों पे चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी यूनिट 17 पंजाब हैदरी है जी। राजा अजीज भट्टी बटालियन इज माई यूनिट। अच्छा, तो आई ओन इट। तो पहले दिन जो 3 दिसंबर को रात को हमें ऑर्डर मिला अटैक का, तो हमने इंडिया की 7 पोस्टें कैप्चर की। अच्छा, और मेरे हिस्से में और मेरे कंपनी कमांडर के हिस्से में फतेहपुर पोस्ट आई जो रावी दरिया के पार थी। बाकी ये पोस्टें इस तरह थे रावी के। हमारी वाली पोस्ट जिसपे हमने हमला करना था वो फतेहपुर पोस्ट थी जिसपे हम पार गए और हमला किया। और उस दिन उस पोस्ट पे दुश्मन की 79 नफरी थी और वो छोड़ के भाग गए। 2 आदमी उनके मरे उसमें। वहां पे अपनी पोस्ट की पक्की बनी वो भाग। तो इसलिए 71 का सानिया ईस्ट पाकिस्तान में हुआ। यहाँ पे बहुत सारी कामयाबियां हुई हैं। लेकिन सर एक और चीज हम चाहते हैं कि आप इस चीज को भी थोड़ा सा नाज़रीन के साथ शेयर करें कि हाँ, हम गुजरात की बात करें। 3 ऐसे सपूत है उस सरजमीन के जिनको निशान हैदर मिला। आपने वक्त भी गुजारा, मेजर शबीर शरीफ साहब को देखा भी, शहीद साहब जो थे हमारे, और ये सारी चीजें आपने उनके अंडर भी देखी होंगी। तो कैसा उनका जो तरीकाकार था लड़ने का, दुश्मन को जेर करने का, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप वो भी शेयर करें। देखिए जी, ये ऑफिसर्स, जो आपको एक बात मैं बताऊं, जो ऑफिसर्स हमारे पीएमए में इंस्ट्रक्टर जाते हैं ना जी, ये बेसिकली हर लिहाज से मुकम्मल अफसर होता है। चाहे दिलेरी के हिसाब से देख लें, एजुकेशन के लिहाज से देख लें, फिजिकल फिटनेस के लिहाज से, मतलब ये कोर्सेज के लिहाज से देख लें। आज शबीर शरीफ के साथ मैं पीएमए में बास्केटबॉल भी खेलता रहा। ठीक है जी। तो ये इनका, अब राजा अजीज भट्टी की स्टोरी हमें सारी पता है। इतना दलेर था, इतने गोले आ रहे थे, लेकिन वो दरख्त के साथ टेक लगा के खड़ा था। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जितने 17 दिन जंग रही तो ये समझे कि मैं अपने मोर्चे में, जिस तरह मैं अभी आपका, ये समझे मैं मोर्चे में बैठा हूं। अच्छा। ऐसे वो थोड़ा सा बनाया होता, उस पर बैठते थे सारी रात। तो लोगों में जज्बा है, लोग ये दलेर थे और बड़े एक्टिव थे और बड़े कामयाब अफसर थे और इनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी थी।
सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का चूंकि आज यौम शहादत है तो उनकी जुर्रत को और उनकी बहादुरी को हम गुड मॉर्निंग प्लेटफॉर्म से जो है वो सलाम पेश करते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक्स। बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और आपको पता है कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द हरमीत ऐसे होते हैं जो यूजलेस चीज़ों को भी इतना प्रोडक्टिव बना देते हैं कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं। सॉलिड वेस्ट की अगर बात की जाए, वो तमाम चीज़ें जो कि ज़मीन में डिजोल्व नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आलूदगी का बायस बनती है। अगर प्लास्टिक की बात करें तो घर में मौजूद, आपको पता है प्लास्टिक हम सिर्फ ये समझते हैं कि उसने कूड़े में जाना है, लेकिन अगर घर के डेकोरेशन पीसेस की बात की जाए या ज़रूरियात ज़िंदगी के इस्तेमाल की ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इन सॉलिड वेस्ट से बनाई जा सकती हैं। एक ऐसे ही आर्टिस्ट से आज आपकी मुलाकात हमने गुड मॉर्निंग पब्लिक में करानी है जो कि ऐसी खूबसूरत चीज़ें बना चुकी हैं सॉलिड वेस्ट से कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जी आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो नादिया मौजूद है। नादिया कुरैशी ने कहते हैं, आर्टिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। नादिया थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। रियली गुड टू सी यू। जो काम आप कर रही हैं उसको अप्रिशिएट करना भी बनता है। आप मुझे बताएं कि सॉलिड वेस्ट से कब से आपने ये चीज़ें बनाना शुरू की हैं जो कि घर के डेकोरेशन की भी हैं, इस्तेमाल की भी हैं? कब से कर रही हैं ये काम? ये हमारे तकरीबन 2 इयर्स हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को हम लेके जा रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन जो है पूरी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है एक सवेर वबा की शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो अभी तक किसी ने इस पे वर्किंग नहीं की। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन हमें चाहिए कि हम अपना रोल अदा करें और इसको हम रोकने की कोशिश करें ताकि आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है इसको हम महफूज कर सके। हमने सॉलिड वेस्टेज जो हमने लिया स्टेप जो है घर से ही लिया क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की भी जो हम बात करते हैं, वुमेन्स को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बनाना चाहते हैं, तो हमने इन दो चीज़ों को कनेक्ट किया एज अ ब्रिज। तो हमने घर की ही स्टेप्स किया कि घर का जो सॉलिड वेस्टेज है उनको हमने रिसाइकल करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि पुराने वक्त में पोल्यूशन नहीं थी, लोगों को अवेयर क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट साफ था पहले वक्त में, लेकिन अभी जो है अवेयरनेस देना, लोगों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस की कमी है, इसलिए अगर हम देखें आप टीचर भी हैं और बच्चों को भी पढ़ाती हैं और जो काम आपने शुरू किया सबसे पहले तो आप, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो तबाही हमने देखी है माजी में, आप भी देख रहे हैं, तो ऐसे में ख्याल कैसे आया? और फिर जो बच्चे आपसे, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो वो जब आपके काम को देखते हैं तो वो कितने कायल हो चुके हैं कि हाँ हमारी टीचर जो काम कर रही, कमाल का काम कर रही है और हमने भी यही करना है? बेसिकली मैं जो स्कूल लेवल पे सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ तो मुझे क्लाइमेट चेंज की ज्यादा अवेयरनेस है। और बच्चों के साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो बच्चे मेरे साथ, स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि मैडम हम क्यों नहीं लिए स्टेप। तो उन्हीं के साथ मिलके मैंने ये स्टेप लिया और उन्हीं को इन्वॉल्व किया। फिर हमने जो है फीमेल्स के साथ हाउस वाइफ को ट्रेन किया ताकि घर की ही खवातीन जो हम अपने घरों को साफ करके कचरा बाहर लैंड पे फेंक देते हैं, लैंड पोल्यूशन का कॉज बनता है, फिर वो या नहरों में फेंक देते हैं, उन्हीं पे वर्किंग हमने स्टार्ट की। हमने प्लास्टिक सॉलिड वेस्टेज है, कैन्स, आइसक्रीम स्टिक, स्ट्रॉज वगैरह, डिस्पोजेबल स्पून्स, ये आपके न्यूज़पेपर जो हमारे घरों में होते हैं, हमने इसको उठा के जो है रिसाइकल किया, अपसाइकल किया। और स्पेशली जो पुराने कपड़े हैं, आपको पता है कि अब ये नेक्स्ट पोल्यूशन रहेगा, इसको ये कपड़े हम पुराने फेंक देते दोबारा रिपीट है, उनको हमने रिसाइकल किया। और एक एम के साथ हम जा रहे हैं से न्यू टू प्लास्टिक, कि प्लास्टिक का यूजेज कम करके उन्हीं कपड़ों से हम कपड़ों के थैले, बैग्स बनाएं ताकि वो हम फ्यूचर में भी जो। अच्छा नादिया ये बताएं कि जो प्लेटफॉर्म्स आपके पास है यकीनी तौर पर वो बहुत प्रोडक्टिव भी हैं और बड़े पावरफुल भी हैं, टीचर होना और फिर बच्चों को, अगर टारगेट ऑडियंस की आप बात करें तो हमने 2 साल पहले इसको शुरू किया, ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हैं आप। बताइएगा कि बच्चों को सेमिनार्स हो गए, एग्जीबिशन हो गए, इस तरफ किस तरह से राग़िब करती हैं कि आप भी ये काम करें और घर वाले भी ये काम करें? जी, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं स्कूल लेवल में तो बच्चे ज़रूर अपने घर के में अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आज हमने स्कूल में ये सीखा। और अगर हम खुद ही कोशिश करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी इस पे काम करेंगे। लेकिन अब हमने लेना स्टेप अभी से है, अगर हमने इसको ना रोका तो आने वाले 10-15 साल हमारे बड़े खतरे का बायस बनेंगे। नादिया,
जबरदस्त आप बात कर रही हैं। अगर हम देखें तो आपने दुरुस्त बात की कि आने वाला दौर बड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस के हवाले से तो आप ये काम कर रही हैं, लेकिन साथ साथ में जो खवातीन, क्योंकि 2 साल पहले आपने ये काम शुरू किया तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कहीं ना कहीं खवातीन जो है इससे एक रोजगार, कहीं ना कहीं वो पैसा भी कमा सकती है, अपना घर का सिस्टम भी थोड़ा बहुत चल सकता है। तो कितनी खवातीन आपके साथ जुड़ गई हैं, कितने अवेयरनेस के हवाले से बात करिए, उनको कितना फायदा इससे पहुंच सकता है अगर जो देखने वाले हैं? जी सर, प्रैक्टिकली जो हमने ये प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया था पेशावर सिटी में, तो पहले मैंने 35 फीमेल्स को जो ट्रेन कर दिया। अब मेरे पास 50+ फीमेल्स हो गई हैं जो इसको रिसाइकल करके इन सॉलिड वेस्टेज को अर्निंग कर रही है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन में। और अब जो हमारे पास ट्रेनिंग कर चुकी हैं वो जो है अब वो जो है अपनी ही प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपनी ही पेजेस के जरिए जो है सेल कर रही हैं। यानी एक तरह से आपके तो क्लाइमेट चेंज पे हम वर्किंग कर रहे हैं, साथ साथ में हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही है फीमेल। आपको पता है ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा है, हर एक फीमेल अगर इंडिपेंडेंट होगी तो आपकी माशी जो हालात है मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ में भी जो है फायदा होगा तरक्की। अच्छा नादिया, ये बताएं कि दस्तकारियों की अगर हम बात करें, हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़ी तादाद में इर्द गिर्द बलोचिस्तान सिंध साइड की बात करें तो खवातीन बनाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको सेल भी करती हैं, लेकिन आपका जो बेसिक कॉज है वो बड़ा अच्छा है कि आप सॉलिड वेस्ट जो है उसको कंट्रोल करना चाहती हैं। अब ये बताएगा कि माली एतबार से कितना इसका फ़ायदा होता है? खवातीन को आप इस तरफ तरगीब तो दिला रही हैं, लेकिन क्या एग्जीबिशंस पे अच्छी अर्निंग भी हो जाती है अगर आप इस तरह की चीज़ें को सेल करते हो तो? जी, अर्निंग जो है जनरेट हो रही है। जितना हमारे इस पे कॉस्ट आ रहा है उससे ज्यादा हम मुनाफा कमा रहे हैं। ओके। और इससे फायदा हो रहा है। नादिया, एक और चीज जो हम क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से बात करते हैं, बड़े बड़े दुनिया में सेमिनार होते हैं, हमारे मुल्क में भी होते हैं, तो आपने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया कमाल का है भाई, बड़े खूबसूरत तरीके से आप ये कर रही हैं। तो क्या उनकी जानिब से भी कोई आपको शिरकत की दावत दी जाती है बाहर दुनिया से या पाकिस्तान के अंदर? एक्चुअली पाकिस्तान में यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज पे बहुत कम लोगों ने काम स्टार्ट किया है, या यहाँ पे जो है हमारे मुल्क में ऑलरेडी इतने ज्यादा मसले चल रहे हैं, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी इसको तवज्जो दे, थोड़ी सी इसका अटेंशन दे दे और थोड़े से हमें भी सपोर्ट करे कि जो हम काम कर रहे हैं हमें थोड़े से सपोर्ट दे दे ताकि हम और भी लोगों को ट्रेन करें। और मैं जो बाहर जो है जी बाहर से मुझे थोड़ी सी कोलैबोरेशन आ रही है, लेकिन मैं पहले अपनी ही गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क की तरक्की में जो है मददगार साबित हो सके। बिल्कुल ठीक नादिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, सोसाइटी इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करेगी। मौसमी तग़य्युराती तब्दीली जो है पूरी दुनिया का मसला है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ खुद से अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख के इनिशिएट करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो इनिशिएट कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली जिस स्क्रीन पे मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाता है गेट कीपिंग का, सेंसरशिप का। हमें बाउंड किया जाता है हर मीत कि हमने ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, कब बोलना है, किसके बारे में बोलना है और किसके बारे में नहीं बोलना। लेकिन रही सही कसर जो है वो पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो जो कि अब एक्स हो चुका है, या कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर आप खुले तरीके से हर बात कर सकते हैं। मतलब स्लैंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को अगर निलताड़ना है तो वो बात भी कर सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट करना है तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया जब नहीं था उस एरा के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल आज की जनरेशन को हम इससे नहीं बचा सकते, लेकिन किस तरह से हमने देखना है कि ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को इससे हम बचा तो नहीं सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि भाई आपने किस तरह से ख्याल रखना है एथिक्स का। लेकिन एक ग्लोबल विलेज बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि हम इसके अंदर चलते चलते आगे तक जा रहे हैं और हमें कोई डेस्टिनेशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन चलिए आज हम बात करेंगे मनफी असरात पे, जो कि एक ऐसा टिपिकल टॉपिक है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ना सिर्फ बात करें बल्कि हम थोड़े सोल्यूशन भी आपको देंगे। भी आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है, मैं भी नहीं छोड़ सकती, हरमीत नहीं छोड़ सकता, कोई भी इस स्टूडियो में मौजूद नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपने कंट्रोल कैसे करना है भाई ये तो आपके हाथ में है ना। लेकिन चलिए जी पब्लिक रिव्यू की पहले हम बात कर लेते हैं। पब्लिक ने क्या कहा कि सोशल मीडिया बैन होना चाहिए या नहीं, ये हमारा छोटा सा सवाल था, उस पर उन्होंने क्या रिव्यू दिया है जरा आप ये देखिए। क्या पूरी दुनिया खराब हो रही है, माशरा खराब हो रहा है, न्यू जनरेशन है उनका सत्यानाश हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा, सारी सी बात है, पहले भी तो चल ही रहा था, अभी भी चल सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा रद्देमल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे सोशल मीडिया से सीख रहे हैं जो कि स्कूलों में नहीं सीखते। वो बच्चों में बहुत एक्टिविटी
ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। बंद हो जाएगा तो बच्चों की तो एक्टिविटी बंद हो जाएगी। ये बुरी बात है, नहीं बंद होना चाहिए। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी क्योंकि बच्चे मोबाइलों से ना बहुत तंग करते हैं, कोई काम नहीं करके देते। हमें अच्छा नहीं लगेगा, वैसे हमारी ज़िंदगी बोर होगी, उसमें ज़रा एंटरटेन हो जाता है इंसान। नहीं बंद होना चाहिए, आजकल की रिक्वायरमेंट है ये मॉडर्न। अगर सोशल मीडिया बंद हो गया तो हम अपनी फ्रेंड से भी नहीं कर सकते। अगर हमने स्टडीज़ में भी हमें ज़रूरत होती है। हम तो पेंडू हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वहाँ पे ये ऑलरेडी पहले भी नहीं चलता, ना वहाँ पे सिग्नल आते हैं, ना वैसे यहाँ पे कोई नेट वगैरह की अच्छी स्पीड है। हमारी ज़िंदगी में पहले भी कोई इसका खास असरअंदाज नहीं हो रहा, तो अब भी नहीं होगा। मतलब सोशल मीडिया वगैरह का बंद होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इस पे जो ये वाहियात चीज़ें आ रही हैं आजकल, इनका होना ज़रूरी है। जी रिएक्शन तो बहुत अजीब लगेगा, ये नहीं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, फेसबुक वगैरह बंद होगी। सोशल मीडिया बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बच्चों के घर खराब हो रहे हैं। हमारे फ़ोन में एक फीचर है, अगर आज जाकर भी हम उसको देखें ना कि हमने कितने घंटे एक दिन में फ़ोन यूज़ किया, तो वो आपको बता देगा कि आपने कितने घंटे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने में लगा दिए हैं। लेकिन ये रिव्यूज़ अच्छे थे, बिकॉज जो सोच तब्दील होते हुए मैंने देखी है, देयर ऑल इन द फेवर ऑफ सोशल मीडिया के होना चाहिए, लेकिन होना भी चाहिए। अब हम जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त से हम इनसे डिस्कशन करेंगे। उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है, लाइफ कोच ट्रेनर है, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में ज़ैन अली कुरैशी इन्हें कहते हैं, और ये माहिर कानून है। आप दोनों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे शुरू कर लेते हैं अली। हम सोशल मीडिया, आपको भी मेरे ख्याल से टीवी से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं, मुझे भी और शायद हरमीत को भी। सोशल मीडिया के साथ ही हमने रहना है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आज अगर हम सोशल मीडिया को फॉर द टाइमिंग एज्यूम कर लें कि बंद हो जाएगा, तो हम अकेले खड़े हुए, हमारे साथ कोई नहीं है सोशल मीडिया के अलावा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले सुहा एक बात को समझ लें, दुनिया में जो भी इन्वेंशन हुई है, जो भी डिस्कवरी हुई है, उसका रिवर्स गियर आज तक नहीं लगा। वो आगे ही जाती है, वो पीछे कभी आज तक नहीं आई। ये आज तक की तारीख ये कह रही है आपको। अच्छा, यही रवैया जो अभी लोगों का है कि ये इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें मनफी है, इसमें ये है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसके ये मसाइल हैं, ये बात मैं अगर आपको मज़े की बात बताऊं, ये रेडियो के बारे में भी हुई है, ये बात टीवी के बारे में भी हुई है, ये स्पीकर के बारे में हुई है, ये जब हमारे घरों में केबल आई थी उसके बारे में हुई, जब VCR आया उसके बारे में हुई, जब VCP आया उसके बारे में हुई, जब CD आया उसके बारे में हुई। ये तमाम ये एक रिवाज है, जब कोई नई इन्वेंशन चीज़ आती है ना, इसके बारे में लोग बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और मजे की बात ये, उसको जो पिछली वाली इन्वेंशन है उसको नहीं, उसको कहते हैं ये बेहतर थी। जो रेडियो था वो बेहतर है, और जो टीवी है वो बेहतर था। ये सोशल मीडिया ने जो मामला जो है ना, जिंदगी खराब कर दी। मेरे ख्याल से मनफी बात करने की बजाय हमें ये बात करनी चाहिए, हमें इस मौजू पे बात ही नहीं करनी चाहिए कि इसके मनफी असरात क्या हैं। हमें अब ये देखना है कि इसको हम पॉजिटिव यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोडक्टिव यूज़ कैसे कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, अपना नॉलेज इन्हेंस करने के लिए जो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट जो भी दुनिया में रिसर्चेज हैं, आप सिर्फ एक आपने जुमला लिखना है, आपको दुनिया की बेहतरीन रिसर्चेज और लेक्चर्स आपको आपके टॉपिक के उस पर मिल जाएंगे। मैं पिछले दिनों अमेरिका में था, मैं एक जगह पे जो समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पे मैं अब यहाँ पे कैसे जाऊँ, इस जगह पे कैसे पहुँचूँ, या इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैं कैसे ढूंढूँ। तो मैंने रिसर्चेस की, आप यकीन कीजिएगा विद इन 5 मिनट्स मेरे पास 8 जो इंस्टीट्यूट्स आ गए जिनका मैंने विज़िट करना था, और मैं फिर वहाँ पे विज़िट करने के लिए गया भी। अच्छा, मैं पिछले दिनों मिस्र गया, और मिस्र में मैंने देखा कि जैसे यहाँ पे फूड स्ट्रीट होती हैं, वहाँ पे फूड स्ट्रीट पे तकरीबन 300 लोग बैठे हुए थे, लंबी फूड स्ट्रीट थी। उन 300 लोगों में से देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन जो कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अब हमने इसका थोड़ा सा ना मैनरिज्म और एथिक्स की जो है वो ज़रूरत है। जब हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हों, तो जैसे अभी आपके साथ गुफ्तगू करते हो, मैंने अपना मोबाइल ऑफ करके इसको पीछे रख दिया है, उल्टा रख दिया है। तो इसी तरह थोड़ा सा इस तरह करें, क्योंकि आपको ना बड़ा एक एम्बैरेसिंग महसूस होता है कि आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ साथ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, व्हेन इट कम्स टू एथिक्स ना, तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैन, आप मुझे बताएं कि आजकल ना आपको पता है आलिया भट्ट की एक वीडियो चल रही है, हम AI की बहुत बात करते हैं, अब ये वो तमाम चीज़ें जो कि सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं। पहले सिर्फ फोटोज़ होती थी, एडिट होती थी और आ जाती थी, तो कोई ना कोई चीज़ वायरल हो जाती थी, किसी को फेक डीप जिसे कहा जाता है ना, वो होता था। लेकिन अब तो चीज़ें वीडियोज़ में कन्वर्ट होना शुरू होगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। तो जब प्रोपेगेंडा होता है या किसी को आप डी फेम करते हो, तो कानून इस हवाले से क्या कहता है, खासतौर पर पाकिस्तान की व्हेन इट्स कम टू FIA और
और साइबर क्राइम? देखिए बात यह है कि जब हम वीडियोस की बात करते हैं या फिर डेफेमेशन की बात करते हैं, उसमें दो रेलिवेंट सेक्शंस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन 20 है दैट टॉक्स अबाउट ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जहाँ पे ये बात की कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में फेक न्यूज़ लगाता है, फेक इन्फॉर्मेशन लगाता है, फिर उसको डिस्प्ले करता है या उसको वायरल करता है, और जब ये कोई भी शख्स ऐसा करता है और किसी की रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर कानून में सजा जो है वो 3 साल है। इसी तरीके से जहां हम नाजेबा वीडियोस की बात करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की बात करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस की बात करते हैं, तो वहां पे सेक्शन 21 इज वेरी रेलिवेंट। सेक्शन 21 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ठीक है, वहां पे भी जो कानून है उसमें सजा जो बताई गई है दैट इज 5 years। अब जो आपने बात की कि जैसे वीडियोस तैयार कर ली जाती हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो आज का दौर है, इसके अंदर अहम चीज़ ये है कि जब भी ऐसी चीज़ होती है तो जिस शख्स को ये ऐसी कोई वीडियो देखने को मिलती है, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है लोग यकीन करने की बजाय उस न्यूज को वेरीफाई करना सीखें। हमारे यहाँ पे होता ये कि कोई भी न्यूज अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग उसको शेयर करते हैं पहले, और बाद में लोग उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जी ये खबर जो आ रही है ये ज़ैन कुरैशी। अगर हम बात करें, जो आपको याद होगा कि तकरीबन गुज़िश्ता रोज हफ्ते की बात है कि कोहिस्तान में एक खातून को इसलिए कत्ल किया गया जरिए ने कि उसकी कोई इसी तरह एडिटिंग करके तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी। तो इस किस्म की चीजें भी जो आती हैं, तो इसकी रोकथाम के हवाले से जो आपने मुख्तलिफ आर्टिकल जो हम देखते हैं, आइन और कानून और बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारे आर्टिकल्स बने तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात फिर आती है तो फिर कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लोग इस किस्म का फायदा उठाते हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि यहाँ पे इशू ये आ जाता है जब भी ऐसा कोई डाटा जो है या ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है वो वायरल हो जाता है किसी के हवाले से, उसकी पूरी जिंदगी पे उसके असरात होते हैं। और यहाँ पे बात अहम ये है कि देखें, हम सिर्फ इस चीज की तरफ ना जाएं, देखें जिसने ये काम किया, जिसने इसको तैयार किया, उसकी तो सजा कानून में गिवन है, लेकिन जो लोग इस किस्म की खबरों को फैलाते हैं, जो उनके लिए क्या करना है? देखिए वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। देखें, जब आप ऐसी किसी न्यूज को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, जब ऐसी किसी चीज को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा देते हैं, तो आपने भी अपना एक रोल अदा किया है उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहूंगा कि ये एक अच्छी अवेयरनेस जो है लोगों तक जानी चाहिए कि ऐसा जो डाटा है ना वो बनाएं, ना वो आप शेयर करें। चूंकि लॉ के अंदर जो 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मैं वो बता देता हूं। दैट इज द फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसमिट, किसी को भेजना, द सेकंड वर्ड इज टू डिस्ट्रीब्यूट, द थर्ड इज टू डिस्प्ले। और जब कोई शख्स इस तरह करता है, कोई पब्लिक एग्जिबिट करता है, कोई डिस्प्ले करता है, कोई ट्रांसमिट करता है, तो वहां पे जो उसका रोल है वो भी आइडेंटिफाई जो है वो हो जाता है। तो अली भाई एक और चीज आपकी तरफ आऊंगा, आपने बड़ी खूबसूरत बात स्टार्ट में की, इसमें कोई शक नहीं कि जब प्रिंटर आया तो उस पर भी फतवे, सारी चीजों पे फतवे हमने देखे। और मुझे याद है कि डिश एंटीना जब आया था तो हमारे गांव के मौलवी साहब कहते हैं ये शैतान ने अपना घर इधर ही बना लिया, घर पे बना लिया है। लेकिन बहरहाल अब चीजें जो है वो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, हमारे मुल्क में आपको याद है परसों की बात है कि पेशावर के करीब एक गांव में कमेंट्स की वजह से एक शख्स जो है दूसरे शख्स पर उन्होंने गोलियां बरसाई और उसकी जान चली गई है बाकायदा। तो एक तरफ तो हम आप बाहर दुनिया गए, बाहर दुनिया घूमे हैं, तो कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जिसको सीख के कहीं ना कहीं सोच के साथ साथ वो हमें माली तौर पर भी और हमारी जो शख्सियत है उसको भी निखार सकती है? हरमीर सिंह जी, सिर्फ एक ही बात है और वो है टॉलरेंस। अगर आप में टॉलरेंस जो है ना, ये इसमें सोशल मीडिया, या जब ये नहीं था सोशल मीडिया तो क्या पाकिस्तान में दंगे और फसाद नहीं होते थे? क्योंकि टॉलरेंस जो है ना वो हमारा इस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, जो बड़े इश्यूज़ हैं उसमें से एक इशू है। यही इल टॉलरेंट बिहेवियर आपको सड़कों पर भी नज़र आता है, आपको अपने ऑफिस में नज़र आता है, आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जब छुट्टी होती है आपको वहाँ पे नज़र आता है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया तो एक टूल है ना, लेकिन दिमाग तो आपका पीछे जो गुस्सा भरा हुआ है ना आपके दिमाग में, वो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, कुछ इस सोसाइटीज़ के फियर हैं, उसकी वजह से ये जनरेट होते हैं। अगर आप अपने मिजाज को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के साथ, मेडिटेशन के साथ और इल्म वाले लोगों के साथ गुफ्तगू करके उनकी महफिल में बैठ के
अगर हर शख्स अपनी तरबियत करना शुरू कर देगा और हुकूमतों को मेरे ख्याल से छोड़ दें, उन पे इल्ज़ाम लगाने, वो बहुत बिजी हैं अपने अपने कामों में। आप एक बात बिल्कुल ठीक करें, अदम बर्दाश्त जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो आपका कोई सोशल सर्कल हो, आपका घर हो, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी मियाँ बीवी एक दूसरे की बात आप बर्दाश्त नहीं करते। आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि आप अगर सोशल मीडिया की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज को हमने एफिलिएट किया कि तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि ये तो सोशल मीडिया की पार्टी है, अब अपनी कैंपेन्स चलाते हैं, खतीर रकम जो है मुख्तस करते हैं बजट के तौर पे, या किसी भी ब्रांड की अगर हम बात करें तो ये प्लेटफॉर्म कितने अच्छे तरीके से नौजवान नस्ल यूटिलाइज कर रही है, इस पर आप क्या समझते हैं? टिकटॉक को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उससे कितने लोगों ने फेम और उसके बाद पैसा कमाया, इस पर क्या कहते हैं? सोहा, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा हूँ, ये बैन चीज़ें नहीं हो सकेंगी। यूट्यूब को पहले बैन किया और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ इस बात का कि हम 5 साल इंडिया से पीछे चले गए। आप बार बार ये कहते हैं ना कि इंडिया बहुत आगे निकल गया और वो 5वीं बड़ी ताकत बन गया और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में वो 280 बिलियन डॉलर्स के करीब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी 4-5 बिलियन डॉलर के करीब भी एक्सपोर्ट घूम रही है। इसी वजह से हम पीछे चले गए क्योंकि उनके पास जो नॉलेज था वो पहुंच गया और वहाँ पे लोगों ने स्किल डेवलपमेंट की, नॉलेज लिया, एक्सपीरियंस लिया और फिर अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए और दुनिया सारे को सॉफ्टवेयर भेजे। तो ये पाबंदियाँ लगाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात सोहा, आजकल जो कैंपेन्स हैं वो रन करनी बड़ी आसान है। आपके मुताबिक, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिसने भी कहीं बात की हुई है, आप उस पर $1000 लगाएं, उसको बूस्ट करना शुरू कर दें और उस शख्स को भी नहीं पता होगा कि मेरी वीडियो पे बूस्ट लगा हुआ है, या उसको भी नहीं ये पता होगा कि जो मेरी बात है उसकी वजह से कोई दूसरा शख्स जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। अब तो वो ज़माना रहा ही नहीं कि आपने बड़े बड़े जलसे करने हैं या आपने बड़ी गैदरिंग्स करनी है, आपने अब कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपका नैरेटिव मौजूद है। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड करने वाली बात। ज़ैन, लास्टली आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये खुद भी आपको ऑप्शन या फैसिलिटेट करते हैं रिपोर्ट करने का, कि अगर कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई डिफेम चल रहा है, कोई वीडियो पिक्चर ऐसी आ गई जो कि आपकी नहीं, आप क्लेम कर सको, तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको इतना फैसिलिटेट करते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए? देखिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि इम्पर्सोनेशन अगर आप करेंगे तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और वो जो अकाउंट होगा वो बाद में बंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो अवेयरनेस है जब तक वो नहीं होगी, हमें ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर हम कोई चीज रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार क्या है। अगर वो चीज रिपोर्ट करने के बाद रिमूवल नहीं हो रही तो उसमें फिर जो हमारे पास लॉज अवेलेबल है उसके अंदर क्या तरीकेकार प्रोवाइडेड है। तो ये बेसिकली ये सारी की सारी जो बात है ये अवेयरनेस से कनेक्टेड है। आपको लॉस की अगर आप अवेयरनेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्कूल जाने वाले बच्चे को ये बताना होगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। जो शख्स मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है उसको ये बताना होगा कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है। और जब तक आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन को नहीं स्प्रेड करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, उनको कभी नहीं पता चलेगा साइबर क्राइम क्या है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी वैसे वैसे क्राइम भी बदलता जाएगा और जैसे जैसे क्राइम बदलता जाएगा आपको साथ साथ लॉज में भी अमेंडमेंट्स लानी होंगी। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमें सबसे पहले वो लोगों को बताने हैं। उसके बाद जब एक दफा लॉज के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, सजाओं के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, तो आप ये देखिएगा कि मुआशरे के अंदर साइबर क्राइम भी कम हो जाएगा, ताकि पता होगा इसका साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है, तो लोग उसे यकीनी तौर पर बचेंगे और एहतियात करेंगे। जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। कोशिश की हमने इसको मैक्सिमम की, लेकिन हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, लिटरली वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। गाड़ी मंगवानी है, खाना मंगवाना है, कोई पिक्चर शेयर करनी है, कोई पिक्चर पोस्ट करनी है, कोई वायरल होनी है, तो ये सारा कुछ एक क्लिक पे है। बस बशर्त ये कि इस क्लिक को आपने प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है, ये हमारा मकसद है और उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम जिस शख्सियत को याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको ट्रिब्यूट पेश करें, बिकॉज उनकी जो खिदमात पाकिस्तानी अदब की दुनिया की बात की जाए, मौसीकी की, गुलकारी की दुनिया की बात की जाए, तो उनकी खिदमात जो है उनको यकीनी तौर पर आज खिराज अक़ीदत खिराज तहसीन हम पेश करते हैं क्लासिकल गुलकार हुसैन बख्श गुल्लू, जो इंतकाल कर गए हैं 75 साल की उम्र में। जहान फ़ानी में वो जहान फ़ानी से कूच कर गए और तवील अलालत के बाद जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए। और अगर हम क्लासिकल मौसीकी की बात करें, हम गज़ल की बात करें, गज़ल गायकी की बात करें, तो उनकी एक के बाद एक ऐसी खिदमात जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी, न सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्म किया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हरमीत वारिस बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के नंबर गुलकार हैं, मारूफ प्लेबैक सिंगर है, उनको हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि इन्हीं तौर पर हम आज कोशिश करें कि उनको ट्रिब्यूट पेश करें जो उनकी खिदमत रही हैं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। यकीनी तौर पर एक यूनिवर्सिटी है वो तमाम उन लोगों के लिए जो कि मौसीकी को और गुलकारी को सीखना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले जी मैं उनकी फैमिली के लिए, चांद और सूरज उनके बेटे हैं। मुझे जब कल ये खबर पता चली तो आई वाज सो अपसेट, क्योंकि मेरा उनसे बहुत करीबी रिश्ता था और वो मेरे घर में आते थे हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो बड़ी लंबे हमारे सेशन होते उनके साथ। मैं बड़े प्यार से उनको सुनता था। और अमार जो है, अमार बेग को जो मेरा बेटा है, उनको उन्होंने स्पेशली ये जो गाना उनका बहुत मशहूर हुआ, ये कॉपी भी किया इंडिया में, वो भी उनको उन्होंने सिखाया। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे फनकार अब दोबारा आएंगे नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मैदानों में गाते थे, मैदान लगाते थे कि अब हम गा रहे हैं आज आके और आज आप हमें सुने। आपको ऐसा वारिस बेग साहब, एक और चीज जो हमने इनके बारे में यानी अगर हम देखें पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है, बल्कि उन्होंने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा है कि मैं आम नहीं था बल्कि खास के लिए खास था, और यही वजह थी कि उनकी गायकी जो है वो आम लोगों तक इस तरह नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उसको समझना, वो खुद भी एतराफ करते हैं, उनकी उस गायकी को, चाहे वो ठुमरी की हम बात करें, गजल की बात करें, जिस अंदाज में उन्होंने गाया। और एक और चीज जो जाहिर बात है आपका एक अच्छा रिश्ता था, उनके साथ ताल्लुक था, तो लता मंगेशकर के हवाले से उनका कहना था कि पूरी रात महफिल सजी और सुबह 8 बजे तक वो महफिल और लता मंगेशकर साहिबा उनको सुनती रही। यानी इस पाए के वो गायक थे, लेकिन पाकिस्तान में वो आम ना हुए। क्या वजह थी सर? सर मैं इसका, ये जो आपने लता जी की बात की, इसका किस्सा ये है कि इन्होंने 12 साल रियाज किया। उनकी ख्वाहिश थी कि मैंने लता को सुनाना है, और जब मैं सुनाऊं तो लता ने फिर आपने वो उन्होंने खुद कहा कि मुझे सारी रात सुना। उन्होंने मुझे जब बताया, हम खाने की टेबल पे बैठे थे तो कह रहे थे कि जब मैंने अपना अलाप ही लिया ना तो लता की आंखों से आंसू ना बंद हुए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो ट्रू आर्टिस्ट हैं या बहुत ज्यादा जिन्होंने मेहनत किया, जो बहुत क्लासिकल जिनके पास चीजें हैं, उनको लोग सामने लाते हैं ना, उनको सुनाते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ जो नई जनरेशन को पता भी नहीं होगा उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू कौन है। ये अमार की रिसर्च इतनी थी कि मुझे जब उसने अमेरिका में पढ़ता था, मुझे कहता पापा हुसैन बख्श गुल्लू से मिलना है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? देखो जिसकी लगाव होगा ना, जिसकी लगन होगी क्लासिकल के साथ, जिसको सीखने की लगन होगी, तो वो उन्हीं के पास जाते हैं जो इस चीज के जो माहिर होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप ये भी हमारी जनरेशन को नहीं पता होगा कि पहले ये लोग, एक बड़ा मैदान लगता था जहाँ पे सारे लोग आके बैठ के सुनते थे, जो वो आम लोग नहीं होते थे, वो बड़े बड़े लोग, घराने के लोग आके इनको सुनते थे कि आज हुसैन बख्श गुल्लू ने गाना है, आज नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाना है, तो मैदान में बैठ के जाते थे जहाँ पे सारे गुनी लोग होते थे। अच्छा साहब, आपकी बात, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आपने कहा कि अम्मार के साथ बड़ा अच्छा और आपकी फैमिली के साथ बड़ा बेहतरीन वक्त गुजरा है, और वो जो गुजरे हुए लम्हे हैं जब आपके बेटे ने उनसे सीखा, वो हमारे पास कुछ झलकियाँ हैं, हम दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को। जस्ट हैव अ लुक। बड़े फनकार, अजीम फनकार से आज यकीनी तौर पर हम महरूम हो गए हैं। वारिस बेग साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप इस हवाले से बता रहे थे कि अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें, जैसे कि अम्मार ने उनसे सीखा और उनको बहुत फॉलो करते थे, बहुत पसंद करते थे और रोज़ाना की बुनियाद पर उनको सुना भी करते थे। नौजवान नस्ल जो आजकल की है, बड़ी तादाद में देखा जाता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा सुनते थे, देखते थे इनको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आप खान साहब के साथ बैठेंगे नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ सोना बनता है ना, वहाँ नीचे सोना ही गिरता है। तो ये सोना लोग थे, इनके पास बैठना भी एक एजाज था, इनके पास इनकी बातें सुनना भी एक एजाज था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुसैन बख्श गुल्लू साहब अब एक सदी पूरी खत्म हो गई, अब ना ऐसे फनकार आएंगे, ना ऐसे लोग होंगे, इतने मासूम, इतने प्यारे लोग। मैं समझता हूँ कि वारिस बेग साहब एक और चीज, अमीरी ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सामान हो, अमीरी ये है कि आप दिल के गनी हो। वो दिल के भी गनी थे, वो हर चीज इस तरह। वारिस बेग साहब अगर हम देखें, हम आपको देखते हैं और देखा है आपको जिसकी आपकी परफॉर्मेंस रही है, फिर आपके जो साहिबजादे हैं और सीखने के एक नए मराइल से, लेकिन आज हम उनको देखें कि वो छाए हुए हैं। ऐसे में हुसैन बख्श साहब ने कोशिश भी की, अल हमरा आर्ट काउंसिल में वो बच्चों को सिखाते भी थे, लेकिन जो बात आपने की कि हाँ कहीं ना कहीं वो इसका गिला भी करते थे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सीखने के
बचाए ज्यादातर अंग्रेजी और गिटार हाथ में लिए कोशिश, वैसे आते तो बहुत हैं लेकिन सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। और जो जनरेशन की बात करें, यानी आपने जो फरमाया कि उससे सीखना चाहिए था, जो यंग जनरेशन है उनको नहीं मालूम, नहीं पता कि वो कौन थे। हालांकि उस्ताद सलामत अली खान साहब उनको सुना करते थे, पहले डांटा फिर उनको सुना करते थे, यानी बड़े बड़े लोग जो हैं उनके महफिल में बैठा करते थे। कल जब राहत भाई को बताया, आप बिलीव करें कि वो 1 मिनट के लिए खामोश हो गए। आज राहत भाई का सोशल मीडिया पे बयान चल रहा है, मैंने सोनू निगम को बताया, ये वाज सो अपसेट। ये वो लोग हैं देखो जिन्होंने दुनिया में नाम किए हैं ना, अगर आप उनके साथ लग जाएंगे तो आपके भी नाम हो जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी आप जितने भी सिंगर हैं वो, मैं कोई किसी के साथ वो नहीं कर रहा, तो अभी आ करते हैं ना स्टेज पे जाके तो वो पता चल जाता है इसने क्या किया है, इसने क्या करना है आगे। मतलब वो आपको, ये लोग तो 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे खुद कहते हैं। अगर लता जी किसी को 8 घंटे सुनती हैं तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। सही बात है। आज क्या हो रहा है जी, एक गाने के बाद कहते दूसरा आर्टिस्ट आ जाए, तीसरा आ जाए, अब वो चीज रही नहीं है। तो ये तो अब एक सदी खत्म हो गई समझ लीजिए। इतना बड़ा आर्टिस्ट पाकिस्तान का, और वो बिल्कुल सही गला करते थे। उनका ये काम नहीं था कि वो अलहमरा में जाके सिखाते लोगों को, लोग उनके पास जाते सीखने के लिए। तो मैं अभी मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। मैं ये बहुत बड़ा दुख है। जब वो लास्ट टाइम बीमार थे तो तभी मेरी चांद से बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा मैं आना चाहता हूँ चांद घर में, तो वो कहते अब वो भी ठीक नहीं है, वो डायलिसिस करा के आए थे। तो ऑनेस्टली मुझे अफसोस ये है कि हमारे बाकी चैनल्स में किसी ने इस तरह नहीं दिखाया। मैं पब्लिक जो टीवी है न्यूज़ का, इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम आर्ट के किसी बंदे की बात तो चलाई। यहाँ हमारे हमसाया मुल्क के किसी एक्टर का कुत्ता गुम होता है तो वो सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। तो ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, सब चैनल्स को ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी चाहिए और सब चैनल्स को उनके बारे में आज प्रोग्राम करना चाहिए था। तो ये आपका चैनल सबसे पहला चैनल जिसमें मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत अच्छा किया। और हमारे आप जैसे ही चैनल इस मुल्क को प्रमोट करेंगे, इस आर्ट को प्रमोट करेंगे। हम पता नहीं कौन सी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। हमें हुसैन बख्श फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। हमें जितने भी हमारे क्लासिकल जो लोग रह गए, रात को मेरे पास आए हुए थे गुलाम अली खान साहब, वो अफसोस कर रहे थे, हम इकट्ठे बैठे उनकी बातें कर रहे थे। तो हमें ऐसे लोगों को जो रह गए हैं, बाकी ये हमारे बड़े सगीर में 2 ही आर्टिस्ट रह गए हैं। एक हमारे पास गुलाम अली खान साहब, एक फरीदा जी हैं, और एक हमारे इंडिया में लता जी हैं। इसके अलावा कोई आर्टिस्ट मुझे बताएं इतना बड़ा दुनिया में बाकी रह गए। 3 लेजेंड रह गए, इसके अलावा कोई लेजेंड है नहीं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। वो कदर और कीमत जो है वो आपको और आपसे मुंसलिक जो लोग हैं, जो टैलेंट की कदर करते हैं, जिनको पता है, वो जानते हैं। अमार की अगर बात कीजिए, हमने एक पहले भी आपको क्लिप दिखाया, और जिस तरह से उनसे सीखा और जिस तरह से परफॉर्म किया, क्लासिकल की मौसीकी की बात करें और गज़ल गायकी की बात करें, तो एक और क्लिप है हमारे पास, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। ये वो यादें हैं जो बेसिकली आज हम रिकॉल कर रहे हैं, और एक ही दिन, मतलब कल का दिन जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए। तवील अलालत थी उनकी, और जो उनकी खिदमात है उस पर 2010 में 14 अगस्त को उनको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। लेकिन जिस चीज़ से हम आज महरूम हो गए हैं, यकीनी तौर पर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। जाते जाते वालिद साहब, हम ज़रूर कहना चाहेंगे आपको कि ज़रूर आइएगा। आई वुड लव टू होस्ट यू फॉर माई सेट, और हम मिलकर उनको याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उनको गाइड किया जाए इस हवाले से कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम तर चीज़ों को हमने, ना सिर्फ वो टैलेंट जो वो छोड़ कर चले गए हैं, वो विरासत जो वो हमें छोड़ के गए हैं, उसको हमने आगे बढ़ाना है आपके साथ मिलकर। इंशाल्लाह जी, मैं जरूर आऊँगा। बल्कि आप एक मॉर्निंग उनके नाम की रखें तो मैं जरूर आऊँगा आपके पास कि आज हुसैन बख्श बिल्लू के नाम का हम मॉर्निंग शो करेंगे। तो आप के चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया इनके ऊपर, और आज उनके हम ये ट्रिब्यूट दे सकते थे उनकी याद में। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे चैनल और पाकिस्तान में होने चाहिए। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। हम कोशिश करेंगे भी, हम चाहते हैं, हमारी व्यूवरशिप चाहती है कि हम अमार को भी लाइव सुने, आपको भी सुने, और जो उन्होंने सिखाया वो यकीनी तौर पर उसका जो है हमें नज़र आता है, वो अक्स हमें आप में और अमार में नज़र आता है। आज हम उनको मिलकर याद कर रहे हैं। आपने वक्त दिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और हमारी जनरेशन को ये चाहिए कि बड़ों के पास बैठे, बड़ों से सीखें। उनसे सीखेंगे तो आपकी नस्लों को भी आगे ट्रांसफर होगा। हम बैठना छोड़ गए बड़ों के पास, हम सीखना छोड़ गए, हम स्पीड में आगे निकल गए, स्पीड में जाना चाहते हैं हर चीज में। तो ये चीज जो है ना, जो फन है, इसको इसमें ठहराव आ जाता है इंसान के अंदर। तो इसको सीख के आगे आए। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे शुरू हो गए और आप बस आगे चल गए। तो बड़ों के पास बैठे, बड़ों से सीखें।
ठीक है सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया मच। और अगर हम बात करें आज के दिन की तो कोशिश कीजिएगा कि आज वो सितारा जो कि आसमान पर हमेशा चमकता दमकता रहेगा उनको याद करते रहे। और याद करने का बेहतरीन तरीका यही है कि उनकी सिखाई हुई जो तालीमात है और जो उन्होंने सिखाया और जो मिरास छोड़ कर गए हैं उसको हमेशा ज़िंदा रखा जाए। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।